बच्चों, वेलकम टू द बायोटेल्स और मैं हूं आपकी टीचर स्वाति। तो आज हम 11th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 11th क्लास। सो अब हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है और ये इतनी सारी डाइवर्सिटी जो हमारे आसपास है वो क्या है। तो पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो ये वाला पोर्शन जो लिविंग एंड नॉन लिविंग का है, इट वाज इन द सिलेबस ऑफ 11th क्लास बट इट हैज़ बिन डिलीटेड बाय सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या डिफरेंस रहेगा लिविंग और नॉन लिविंग में। जो लिविंग है वो ग्रोथ शो करते हैं, बट जो उनकी ग्रोथ है वो इंटरनल है। नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं, बट जो नॉन लिविंग की ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है। तो जो मेन इनका चीफ में अगर आपको डिफरेंस की बात बताऊं, लिविंग मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते हैं। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको बेसिक सा आइडिया बताया व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, साइंटिस्ट के माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग इस प्लैनेट पे कब और कैसे आए। तो हमें एवोल्यूशन की हिस्ट्री से पता चल गया है कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग इस प्लैनेट पे कैसे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है लिविंग क्या है और पर्पस क्या है इस लाइफ का। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जो सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है इसका आंसर साइंस या बायो में नहीं किया जा सकता। बट व्हाट इज लाइफ, इसका क्वेश्चन बायो ढूंढ रही है। तो व्हाट इज लाइफ, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। लाइफ है क्या। आप अपने आसपास कितनी वैरायटीज देखते हो। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, और एनिमल्स भी सिर्फ एक नहीं, हजारों तरह के एनिमल्स हमारे इस प्लेनेट पे, हजारों तरह के प्लांट्स हमारे इस प्लेनेट पे है, और कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे हैं जिनको तो हम देख भी नहीं सकते। तो ये जो सारी डाइवर्सिटी हमारे इस प्लेनेट पे प्रेजेंट है, ये कहाँ से आई। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जाता है ये एवोल्यूशन से आई। बट इतनी सारी जो हमारी डाइवर्सिटी इस प्लेनेट पे प्रेजेंट, डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट वैरायटीज। आप अगर देखने लगो तो 20,000 तरह की तो हमारे पास एंट की स्पीशीज है। चींटी, 20,000 तरह की चींटी है। उसी तरह कई हजारों तरह के हमारे पास फिशेज हैं, और प्लांट्स को तो हम गिन भी नहीं सकते कितनी आपको वैरायटी इस प्लेनेट के ऊपर मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो वैरायटी है इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ पर मिलेगी। हमारे पास डिफरेंट इकोलॉजिकल हैबिटेट्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, हमारे पास पोलर रीजन है। जितने भी आपको यहाँ पर हैबिटेट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आपको एनिमल्स मिलेंगे, और वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ऐसी कई स्पीशीज़ हैं विच आर स्टिल वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मय की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारे इस प्लैनेट पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं विच आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। रॉबर्ट मय की कैलकुलेशंस बताती हैं कि हमारे इस प्लैनेट पे 7 मिलियन स्पीशीज़ होनी चाहिए, और हमें कितनी मिली है 1.7 to 1.8, मतलब अभी 3 टाइम्स स्पीशीज़ आर स्टिल वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो ये स्पीशीज़ कहाँ पर हैं। ये स्पीशीज़ हमें मिलती हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्लोर नहीं कर पाया, या फिर ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड या रेयर है। तो ऐसे स्पीशीज़ जो हमें अभी मिली नहीं, हो सकता है फ्यूचर में हमें मिल जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पीशीज़ कौन से ग्रुप की है और ये किस कैटेगरी के अंदर इनको रखना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें कोई स्पीशीज़ मिलती है तो हम उसको किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला मैमल्स, तो आपके दिमाग में सारे के सारे मैमल्स आ जाएंगे कि ये सारे कैटेगरीज हैं मैमल्स की। मैंने आपको बोला फिशेस, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी की सारी फिशेस हैं। तो हमारे पास ऐसे अभी तक जो हम आइडेंटिफाई कर सके हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं। ये जितनी भी स्पीशीज़ आज तक हमने डिस्कवर की हैं, इनको कोई ना कोई नाम तो दिया होगा,
और नाम देने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी स्टेप आ जाता है बायो के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को अगर हम एक पर्टिकुलर नाम ना दें तो हर एरिया के अकॉर्डिंग उनको कोई ना कोई नाम दिया गया है। जैसे कि लोकल एरिया के लोग किसी भी चीज़ को अलग नाम से बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम प्याज की बात करते हैं, हिंदी में इसको प्याज कहते हैं, इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कांदा बोलते हैं। अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग नाम दिया गया है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है जहाँ पर ह्यूमन एक्सप्लोर कर सकता है, वैसे ही वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ेंगी तो हमें उनको कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा। तो उन स्पीशीज़ के नाम रखने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी का है, वो उसका क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर नाम उसका रखते हैं, और वो भी एक साइंटिफिक वे से रखते हैं ताकि उसको वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, वो प्लांट से रिलेटेड स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर करती हैं, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नेचर, ये ज़ूलॉजी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को नॉमेनक्लेट करती हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करती हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रखे गए हैं, कुछ साइंटिफिक मेथड्स रखे गए हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर उनकी कैटेगरीज के अंदर उनका नॉमेनक्लेचर नाम रखा जाता है। और जो नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें हम दो नाम रखते हैं, जिसमें फर्स्ट नाम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नाम है वो स्पेसिफिक एपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, अगर हम एग्जाम्पल लें मैंगो का, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो मैंजिफेरा यहाँ पर जीनस का नाम है, जेनेरिक नेम बोलते हैं इसे, और इंडिका यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंजिफेरा इंडिका ये पूरा एक स्पीशीज है, तो स्पीशीज के अंदर हम पूरा को रखेंगे मैंजिफेरा इंडिका। बट अगर हम सिर्फ मैंजिफेरा की बात करें तो वो जेनेरिक नेम है, और इंडिका की बात करें तो वो स्पेसिफिक एपिथेट है। जेनेरिक नेम को अकेले लिखा जा सकता है, बट स्पेसिफिक एपिथेट को अकेले कभी भी नहीं लिखा जा सकता, उसकी अकेले में कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहती। एग्जाम्पल, एपिस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। तो एपिस यहाँ पर जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर हम सिर्फ एपिस बोलें तब भी करेक्ट है, बट अगर हम इंडिका बोलें तो इसका कोई भी मायने नहीं रहता, क्योंकि इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये एपिस के आगे भी लगा है, मैंगो के आगे भी लगा है, मैंजिफेरा इंडिका, एपिस इंडिका, देन रोजा इंडिका। तो इंडिका अकेले का कोई भी अस्तित्व अगर हम कहें तो नहीं रह जाता। इसीलिए हमारा जो सिस्टम फॉलो करता है वो फॉलो करता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो नाम को रखा जाता है। हाँ, अगर किसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है तो हम उसका नाम भी आगे लिख सकते हैं, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लीनियस। तो लीनियस हमारे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैंगो का साइंटिफिक नेम रखा था, मैंजिफेरा इंडिका लीनियस। तो अब हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर रखने के क्या रूल्स हैं। तो नॉमेनक्लेचर मतलब हमने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो किया है इसको हम रख सकते हैं। तो इसको रखने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स है जिनको फॉलो किया जाता है। पहला रूल, नॉमेनक्लेचर में जेनेरिक नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। जेनेरिक नेम में फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट में फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा। और अगर हम इनको कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं साइंटिफिक नेम को, तो हमें इटैलिक्स में करना पड़ता है। इटैलिक्स शो करता है कि जो इसका ओरिजिन है वो लैटिन में है। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको हम लैटिन में फॉलो करते हैं। तो जो हम इसको इटैलिक्स का फॉन्ट कर देते हैं जब व्हेन वी आर टाइपिंग, तो इटैलिक्स का फॉन्ट हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये एक साइंटिफिक नेम है, ये किसी का नाम है और ये लैटिन में है। देन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं
तो हाथ से लिखने के लिए हमें जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट को अंडरलाइन करना होता है, एंड अंडरलाइनिंग अलग अलग की जाती है। जेनेरिक नेम जैसे मेंजिफेरा उसको अलग अंडरलाइन करेंगे एंड स्पेसिफिक एपिथेट उसको अलग अंडरलाइन करेंगे। और अगर किसी साइंटिस्ट का नाम साथ में जोड़ना है तो वो लास्ट में जोड़ेगा, बट दैट नेम वुड नॉट बी इन इटैलिक्स, वो नाम इटैलिक्स में नहीं आएगा। जैसे मेंजिफेरा इंडिका लीनियस, तो लीनियस इटैलिक्स में नहीं आएगा इफ़ वी आर प्रिंटिंग इट। अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं तो हम लीनियस को ना ही प्रिंट करेंगे ना ही उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो दीज आर द रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है विच इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स किसी एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर असाइन करते हैं। और अगर हम बात करें टेक्सा, आपने एक वर्ड पढ़ोगे अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में वर्ड दिया है टेक्सा। तो व्हाट इज टेक्सा? टेक्सा क्या है, या हम बोलें टेक्सा में पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा, सिंगुलर को हम बोलेंगे टेक्सॉन। व्हाट इज टेक्सॉन? टेक्सॉन क्या है? एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बोला मैमल्स। उसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राइस, और मैं आपको बोल रही हूँ थिंक अबाउट अ डॉग, थिंक अबाउट अ कैट। जब मैंने आपको बोला कि एक कैट के बारे में सोचो, आपके माइंड में कैट आई, नॉट अ डॉग। जब मैंने आपको बोला एक डॉग के बारे में सोचो, आपके माइंड में डॉग आया, नॉट अ वीट। जब मैंने कहा वीट के बारे में सोचो, आपके माइंड में वीट आया, नॉट राइस। और जब मैंने कहा राइस के बारे में सोचो, आपके माइंड में राइस आया, नॉट मैमल्स। क्यों? दैट मीन्स कि इनके करेक्टर्स आपको पता है। और करेक्टर्स हमें कैसे पता चलते हैं? आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है, जब आइडेंटिफिकेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, जो हमें प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्टर्स का पता है। अब मैंने आपको बोला डॉग, आपके माइंड में डॉग आ जाएगा। और डॉग में मैं अगर आपको स्पेसिफाई कर दूं अबाउट एल्सेशियन, तो आपके माइंड में एक एल्सेशियन आ जाएगा। दैट मीन्स कि डॉग्स में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स हैं। जैसे अगर मैंने बोला पग्स, तो उन सब के करेक्टर्स एक जैसे हैं। एल्सेशियन, सब उन सब के करेक्टर्स एक जैसे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें हम सारे के सारे एक जैसे करेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखते हैं, उनको हम टेक्सा बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया डॉग्स, तो डॉग्स के आपको करेक्टर्स याद आ जाएंगे कि उनके आपको कैनाइन सीखते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी फॉर्म्स आपको याद आ जाएंगी। और जब मैं बोलूँगी मैमल्स, तो मैमल्स में आपको उनके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है मैमल्स में, और उनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ करेक्टर्स आपको याद आ जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर टेक्सा। डॉग भी टेक्सा है, वीट भी टेक्सा है, मैमल भी टेक्सा है, राइस भी टेक्सा है। तो ये टेक्सा है, बट दे आर टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। ये टेक्सा डिफरेंट लेवल्स पे है। जैसे कि डॉग एक डिफरेंट लेवल का टेक्सा है, और अब अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स एक डिफरेंट लेवल का टेक्सा है। सो टेक्सोनमी एक ऐसी ब्रांच है हमारे बायो में जो बताती है कि हम एक पर्टिकुलर करेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक साथ जब रखते हैं, वो एक प्रोसेस या फिर एक क्लासिफिकेशन जिसमें हम सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। उस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया, एक ग्रुप के अंदर रख दिया, बट हमें उनके अंदर सिस्टमैटिक्स का भी ध्यान रखना है। सिस्टमैटिक्स मतलब वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप तो करेंगे, पर उन ग्रुप को एक साथ भी रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे हमने फिशेस के साथ एम्फीबियंस को रखा, क्योंकि हमें पता है फिशेस के बाद एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस के बाद हमने रेप्टाइल्स को रखा, क्योंकि हमें पता है एम्फीबियंस से ही रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो इन सब को एक साथ रखना और इनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। लीनियस ने एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स नेचुरे। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये नीट में आपको क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें उन्होंने सारा का सारा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और नॉमेनक्लेचर में वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, नॉमेनक्लेचर में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये टेक्सोनमी के अंदर 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज करेक्टराइजेशन, थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। जब भी हमें कोई नई स्पीशीज मिलती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस करेक्टर या किस ग्रुप की हो सकती है। किसके बेसिस पे करेंगे? सेकेंड स्टेप करेक्टराइजेशन, कि कौन कौन से करेक्टर्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, तो मैमल्स के करेक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, उनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, तो करेक्टराइजेशन।
थर्ड इज क्लासिफिकेशन, उनको प्रॉपर ग्रुप असाइन करना, दैट प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। एंड द लास्ट ग्रुप इज नॉमेनक्लेचर। बेटा नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पहले बच्चों बात कर चुके हैं, और जो नॉमेनक्लेचर है वो लास्ट स्टेप है टेक्सोनॉमी का। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। एंड आज हमने जो बात की है वो हमने बात की है अबाउट नॉमेनक्लेचर की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, कैरेक्टराइजेशन की, टेक्सोनॉमी की एंड सिस्टमैटिक्स की बात की है। अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियो में वी विल टॉक अबाउट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और वहां पर हमारा चैप्टर 1 एंड होगा। सो दिस वाज द टॉपिक वी डिस्कस टुडे इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास बायोलॉजी। थैंक यू।